नमस्ते बच्चों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है और स्वागत है आपका इतिहास की इस पाठशाला में। तो बच्चों, आप छठी कक्षा के स्टूडेंट हैं और छठी कक्षा के इतिहास विषय का मैं अभी अध्ययन करवाने वाला हूँ। तो इतिहास विषय के अध्ययन के क्रम में हम लोग आपका जो अंतिम अध्याय है, अध्याय संख्या 11, जिसका नाम है संस्कृति एवं विज्ञान। तो संस्कृति और विज्ञान का हम लोग अध्ययन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो बच्चों, इतिहास विषय का अध्ययन की शुरुआत जो है आपने छठी कक्षा से ही शुरू की है। इसके पहले पांचवी, चौथी, तीसरी, दूसरी कक्षा में आप अलग से इतिहास तो नहीं पढ़ते थे। तो छठी कक्षा में बच्चों आपकी जो भी अब तक समझ विकसित हुई है, तो मेरा ये भी प्रयास होगा बच्चों कि इस 11वें चैप्टर में पिछले जो भी 10 चैप्टर हैं, तो उसमें जो भी आपको इतिहास के संबंध में रुचि उत्पन्न हुई या ना भी हुई है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि इतिहास के संदर्भ में आप में एक रुचि उत्पन्न हो, एक ललक उत्पन्न हो, ताकि आप 7वीं कक्षा में जब जाएं बच्चों, तो इतिहास को एक रोचक विषय के रूप में आप महसूस करें। और छठी कक्षा के जो पिछले चैप्टर्स जो आपने ध्यान से नहीं भी पढ़े हैं, तो उनको आप एक बार ध्यान से जरूर पढ़ेंगे। तो मेरा ये 2 प्रयास होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है सो बता देता हूँ। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है प्राचीन भारत की गौरव गाथा, रेमनेंट्स ऑफ एंसेंट इंडिया। आगे हम लोगों को यहाँ की संस्कृति और विज्ञान यानी प्राचीन संस्कृति और प्राचीन विज्ञान के बारे में जानना है। उसके बाद यहाँ की जो स्थापत्य कला जो थी, या जो स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर के जो नमूने, जो पुराने भव्य महल या पुराने भव्य मंदिर, किले, जो कुछ भी हैं उपलब्ध आज, उनके बारे में तो हम जानेंगे ही। साथ में उस समय की कला यानी आर्ट के बारे में जानेंगे, पेंटिंग के बारे में जानेंगे यानी चित्रकला के बारे में, और उसके बाद हम लोग जानेंगे प्राचीन भारत का साहित्य यानी एंसेंट इंडियन लिटरेचर के बारे में। तो कई चीज़ें बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं और ये चैप्टर रोचक होने वाला है निश्चित रूप से, ठीक है। तो आप पेज नंबर 98 यानी 98 से लेकर 108 तक, यानी आपको 98 पे फिलहाल फोकस करना है, 108 तक तो हम जाएंगे, है ना। क्रमवार हम आगे बढ़ते रहेंगे और आप भी साथ में आगे बढ़ते रहिए। और बच्चों एक निर्देश होगा आप लोगों के लिए कि आप लोग इस पाठ्य पुस्तक को जरूर पढ़ने का प्रयास करिए और टाइम टू टाइम आप लोग जो भी चैप्टर आपको रुचिकर लगता है उसको आप पढ़िए। तो इस चैप्टर को भी मैं कहूँगा कि वीडियो तो आप देखिए, लेकिन साथ में आप अपनी पाठ्य पुस्तक को सामने खोल कर रखिए और उनकी जो पंक्तियाँ उसको भी ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ 2 बच्चियाँ आपस में बात कर रही है, सनाया और उसकी सहेली है हेरिंच। तो सनाया क्या बोलती है? सनाया को अलग अलग प्राचीन इमारतों एवं धरोहरों की जानकारी एकत्रित करना पसंद है। बच्चों, जितनी तरह के मनुष्य होते हैं ना, उतने तरह का स्वभाव होता है ना। तो सनाया एक ऐसी बालिका है जिसको कि प्राचीन इमारत और प्राचीन जो धरोहर है, तो उनकी जानकारी एकत्र करना। तो जानकारी एकत्र करने के लिए वो क्या करती होगी? आज के युग में तो वो इंटरनेट सर्फ करती होगी, देखती होगी कि कहाँ पे कौन सा फोटो है, उसका निर्माण कब हुआ, किस राजा ने बनाया, ये सब जानने का प्रयास करती होगी। और पुराने समय के हिसाब से यदि हम लोग सोचें तो वो जो है क्या करती होगी, जो चित्रों को इकट्ठा करने का प्रयास करती होगी और उसको संग्रह का रूप देती होगी, है ना। तो इसी क्रम में उसे पता चलता है कि दिल्ली में एक लौह स्तंभ है, और दिल्ली में लौह स्तंभ कहाँ पे है? कुतुब कैंपस में है, जहाँ कुतुब मीनार है ना, जहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी है जो भग्नावशेष के रूप में है। तो वहीं पे जो लौह स्तंभ है वो अशोककालीन है। तो सनाया को पता चलता है कि उस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा हुआ है। तो जंग क्यों नहीं लगा हुआ है और ये लौह स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था, उसका कितना पुराना इतिहास है, बच्चों आप लोग इसको जानने का प्रयास करिए, ठीक है।
इस वीडियो के अंत में मैं उसे बता दूंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं प्राचीन काल में साहित्य, है ना। तो प्राचीन काल में साहित्य में देखिए, सब शुरुआत हम लोग वेद से करते हैं। और बच्चों आपको बता देते हैं कि वेदों की कुल संख्या 4 है, जिसमें जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। ठीक है। और वेद के बारे में हम ये जानते हैं कि वेद जो है पहले रिटन फॉर्म में नहीं थे, यानी लिखी हुई अवस्था में नहीं थे। तो फिर किस अवस्था में थे? वो कानों से सुना जाता था, और पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके बच्चों एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और हजारों पीढ़ियों तक जो है वेद का ज्ञान चलता रहता था। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये हमें जानना चाहिए। और उसके आगे है बच्चों, बाद में इसका संकलन तो हुआ। और एक चीज़ है बच्चों, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य क्या है? जो आर्यों के द्वारा यज्ञ और कर्म कांड होते थे, तो उसके विधानों की जो चर्चा है, विधान, उसके जो नियम, वो ब्राह्मण साहित्य में है। तो दो बातों को आप लोग यहाँ जाने, एक ब्राह्मण साहित्य और एक ऋग्वेद। देखिए ये सबसे पुराना वेद है, जिसको हम लोग ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। और इसके आगे बच्चों देखिए, ये वेद की एक प्राचीन पांडुलिपि है। ये लिपि आपको थोड़ा नहीं समझ में आएगी, मुझे भी नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि जिस वक्त जिस लिपि में ये लिखी गई थी, वो लिपि आज उस रूप में हमारे सामने नहीं है। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वेदों की संख्या कुल है 4। पहला ऋग्वेद, देन यजुर्वेद, तब सामवेद, और अंतिम अथर्ववेद। देखिए ये वेदों के यहाँ चित्र दिए हुए हैं। और क्यों दिए गए हैं? कि ताकि आप समझ लें, आपको याद हो जाए। आगे बच्चों हम लोग उपनिषदों की चर्चा करेंगे। उपनिषदों की कुल संख्या है 108। और उपनिषदों में हम लोग आत्मा, परमात्मा, संसार, कहने का मतलब पूरा दर्शन शास्त्र है बच्चों उपनिषद, है ना। ये कोई सामान्य ज्ञान की चीज़ नहीं है। ये इतना भी नॉर्मल चीज़ नहीं है कि आप इसको बस एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लिए तो समझ गए। नहीं, इसके लिए आप में ज्ञान की भूख पैदा करनी होगी। आपको बहुत गहन अध्ययन करना होगा, तब आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ कि उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वैदिक साहित्य का ये सबसे अंतिम हिस्सा है, अंतिम भाग है। इसलिए याद रखिएगा बच्चों, उपनिषदों की कुल संख्या 108। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो कुछ मुख्य उपनिषद हैं, उसका देखिए यहाँ पे हमने जिक्र किया हुआ है। ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद। बच्चों कठोपनिषद तो इससे हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी, राजा ध्रुव की कहानी, है ना। और मुंडकोपनिषद। उपनिषद को तो उस रूप में हम लोग सीधे सीधे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उन उपनिषदों में यदि कोई कहानी होती है, कोई ऐसा ज्ञान का चीज़ होता है, तो वो किसी न किसी रूप में हमारे पाठ्य पुस्तक में कभी न कभी पढ़ने को मिलता है ना। तैत्तिरीय उपनिषद, मांडुक्य, ये बच्चों नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोगों को जानना है पुराण के बारे में। ठीक है। तो पुराण जो है वो 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब अभी 2021 अभी चल रहा है। मतलब मान के चलिए कि 2000 साल बीत गए हैं। तो 2000 साल से और पीछे 500 साल पीछे और जाइए, यानी कि 2500 साल पहले। तो पुराण 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आ चुके थे। ठीक है। और पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। याद रखिएगा, उपनिषदों की संख्या 108 और पुराणों की संख्या 18। इन पुराणों में विष्णु, मत्स्य, वायु तथा भागवत पुराण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा,
है ना। इनमें राजाओं की वंशावली है। 18 पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना है। ये सारी बातें बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई है, मैं पढ़ रहा हूँ। आप यदि ध्यान से अपने JCRT के पाठ्य पुस्तक पे उंगली रखेंगे तो देखिए एकदम अक्षर अक्षर लाइन लाइन एक ही है। ठीक है, मैंने अपने तरीके से इसको लिखा हुआ है, आपको अच्छा से याद हो जाएगा इसी के लिए। ठीक है, पुराणों में हमें नंद वंश, मौर्य वंश, कुषाण, सातवाहन, शुंग वंश के बारे में कई जानकारियाँ मिलती है। बच्चों इनमें से जो आपने पढ़ लिया तो ठीक, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। वैसे आपने नंद, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, शुंग, ये सारे नाम बच्चों आप लोगों ने छठी कक्षा में इस चैप्टर से पहले तो सुना ही है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, राजाओं के वंश हैं। अब देखिए आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों वायु पुराण में छोटा नागपुर यानी वर्तमान झारखंड को मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया। ये हमारे पाठ्य पुस्तक का हिस्सा है, हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ। देखिए यहाँ जो आपको सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, यहाँ ऊपर जो दर्ज है वो आपके पाठ्य पुस्तक का ही हिस्सा है। ठीक है, तो वायु पुराण और विष्णु पुराण में जो झारखंड क्षेत्र का जो नाम दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया। तो जनरल नॉलेज में भी ये सवाल आ सकता है और इतिहास में जो परीक्षा में भी आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पुराण के बारे में जान रहे थे। अब देखिए यहाँ पे पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन कथा। कई बार ऐसे है ना बच्चों कि शब्दों के अर्थ नहीं जानने से उसको समझना आसान नहीं होता है, तो हमने थोड़ा इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है प्राचीन कथा। ठीक है, तो अभी आप स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन कथा। पुराण विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। उनमें लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक, अमूल्य तथा मानव सभ्यता की आधारशिला हैं। वेदों की भाषा तथा शैली कठिन है। पुराण उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण है। बच्चों वेद मैंने शुरू में बताया ना कि वेद को थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन पुराण को समझना उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि उसको थोड़ा सहज बनाया गया है। पुराण उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण हैं। उनमें जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया। कथा माने बच्चों कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है ना, तो बहुत सारी कहानी बच्चों आप लोग सुने होंगे। वो पौराणिक, हम लोग बोलते हैं ना पौराणिक कहानियाँ, क्या कहते हैं? पौराणिक, है ना, पौराणिक कथा हम लोग बोलते हैं। पौराणिक कथा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराणों से उसका संबंध है, इसीलिए। पुराणों का विषय नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, विज्ञान तथा अन्य विषय हैं। मतलब पुराण में नैतिकता की बात है, यानी नीति की बात है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विचार, है ना, अच्छे विचार। भूगोल जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भूगोल, है ना। उसके बाद खगोल, खगोल मतलब क्या हुआ? चांद तारों का विज्ञान। उसके बाद राजनीति, संस्कृति, क्या नहीं है बच्चों, बहुत कुछ है ना। महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश उन पुराणों के मुख्य देव हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। आइए जानते हैं 18 पुराणों के बारे में। तो 18 पुराण तो हैं, तो ठीक है बच्चों। देखिए ये 18 पुराणों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, है ना, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, इस तरह से बहुत सारे पुराण हैं। तो बच्चों आगे तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है। देखिए ये पुराणों की तस्वीर है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों महाकाव्य के बारे में। तो अभी तक आज हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पुराण के बारे में, उपनिषद के बारे में और वेदों के बारे में, ठीक है।
तो बच्चों, अशोक का जो शिलालेख है वो कुतुब कैंपस में जो है ना, वो सच पूछिए तो उसको वैशाली से ले जाया गया था। ठीक है, यानी कि वो अशोक के ज़माने का था। मैंने आपको कहा था कि मैं उसका उत्तर बता दूंगा। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें और इस चैप्टर पे आप बने रहें। ठीक है बच्चों।